हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं नया ब्लॉगर और मैं हॉस्टल लाइफ का ब्लॉग बनाने वाला हूं। ये हमारा पहला ब्लॉग है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हम लोग रहते हैं इंदौर के हॉस्टल में। हम लोग मतलब मैं यहाँ पे रहता हूँ। ये वाला बेड देखिए, ये वाला ये यहाँ पे मैं हमारा लैपटॉप रखा हुआ है। ये रहा क्या। वेट, थोड़ा सा वेट, मैं कैमरा का एंगल चेंज करता हूँ। ये हो गया, एंगल चेंज हो गया। ये देखिए, ये मेरा लैप भी है, इसमें मैं गाना सुनता हूँ। ये रहा मेरा फेवरेट गाना। चलो इसको प्ले करते हैं। चलो, हो गया, बहुत हो गया। तो मैं हूँ एक यूपीएससी एस्पिरेंट। ये देख सकते हैं आप रूम, ये मेरा रूममेट है गोलू मोलू। उससे भी मिलवाऊंगा आपको। ये रहा मेरा रूम। बाथरूम को देखने की जरूरत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला रूम है हमारे भैया जी का। अब हम पहुंच चुके हैं अपने भैया जी के कमरे में। इनका नाम है सजल भैया। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। अच्छा भैया जी, आप बताइए, आप कितने दिन से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरे को लगभग 2 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए। देखा आपने, 2 साल से ये भैया जी तैयारी कर रहे हैं, अभी तक इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जानते हैं, तो देखिए, आज हम कैमरा फिर से चेंज कर चुके हैं। अब बताइए भैया जी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है अभी? मेरी तैयारी लगभग अच्छी चल रही है। जैसा कि मैंने प्लान किया था उसके हिसाब से कभी एक आधा बार आगे पीछे हो जाता है, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, यूपीएससी में सब्जेक्ट कितने पढ़ते हैं हमको? लगभग 32 सब्जेक्ट के आसपास आपको हो जाता है। उसमें कुछ करंट अफेयर के साथ भी कोप अप करना पड़ता है, इसके साथ सब काम चल जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपका इन दोनों सालों में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका कुछ कारण ये रहता है कि आपकी जो पृष्ठभूमि रहती है वो भी काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो क्या उधर कुछ रिसोर्सेज की कमियाँ आपको देखने को मिलती, जो कि चलिए, हम माइक के साथ में बात करते हैं, बोलिए। हाँ, आपका क्वेश्चन। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपका इन 2 सालों में कैसी जर्नी रही? क्या आपको डिप्रेशन हुआ कुछ? जैसे बच्चे बताते हैं, परेशान हो जाते हैं वो अपने लाइफ से, तैयारी करते करते रोने लगते हैं। आपका कैसी हालत है, बताइए कुछ। ऐसा है कि इसका जो सिलेबस है एक तो बहुत बृहद सिलेबस है, जिसको देखते हुए आपको लगभग 1 से 1.5 साल का तो समय देना ही पड़ता है। और कुछ यदि उसमें कमियां रह जाती है तो उनको पूरी करने के लिए आपको क्या है, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आना पड़ता है। तो ऐसे मैं अपने घर से जो तैयारी कर रहा था उसको मुझे लगा कि शायद उसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो 1 डेढ़ साल तो उसी में चला गया। तो 6 महीने में जो पेपर हुआ तो उसका रिवीजन करके मुझे समझ में आया कि ये अब यहाँ से काम बनने वाला है नहीं। इसलिए मैं सोचा कि अब इंदौर की राह पकड़ी जाए, जो तो कि आप क्या कहते हैं, जो आपके पीछे ये मैप लगे हुए हैं, क्या ये मदद करते हैं कुछ? बेसिकली आपको शुरुआत के समय में तो इनसे मदद लेनी ही पड़ती है, और कभी कभार आपको बीच में एक आधा बार ये यदि लगा के रखते हैं साथ में तो देखने में दृष्टिगोचर होते रहते हैं, तो जिसके साथ आप क्या वो चीज़ें रिकॉल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। यदि आपको एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी जगह की पता है तो आप वहाँ की जियोग्राफी, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, संस्कृति सब समझ सकते हैं सब। तो आप क्या कहते हैं, जो बच्चे बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं नए नए मैप खरीदने में, उनको क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? एक शिक्षा पर किया गया व्यय कहीं भी मतलब ये व्यर्थ नहीं होता है। लोग कहते हैं कि ये बर्बाद हो गया है, ये बर्बाद तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये एक निवेश है। जिस प्रकार आप किसी भी, मान लीजिए कि जैसे शेयर मार्केट में आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उसको रिटर्न उनको मिलता है, यदि संयम रखा जाए। तो इसी प्रकार ये शिक्षा पर किया गया जो व्यय है वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है, और शिक्षा के लिए जो व्यय किया जाता है वो कहीं ना कहीं करना चाहिए। अब मेरा ये सवाल है कि क्या हिंदी मीडियम वालों बच्चों को कुछ दिक्कत आती है यूपीएससी की तैयारी में, कि सब स्मूथली हो जाता है? हिंदी मीडियम के लिए ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले खासा ऐसा देखने को आया कि रिसोर्सेज की कमियां जो थी वो अभी लगभग ख़त्म होती नज़र आ रही। हालांकि इसका सिलेक्शन जो है कि नहीं होना हिंदी मीडियम का ज़्यादा, उसका है कि प्रीलिम्स में जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्ट होना मायने रखता है। तो यदि कम सिलेक्ट होंगे प्रीलिम्स में तो देखने मिलेगा कि आपको सिलेक्शन भी कम ही मिलेगा।
तो ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से इतना कुछ फ़र्क पड़ता है। बाकी आप मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए, लगभग कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक अच्छे एस्पिरेंट को? पहले तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका बेस कैसा है। यदि आपको बेस कमज़ोर है तो देख सकते हैं, यदि एनसीईआरटी के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एनसीईआरटी को कंप्लीट करना चाहिए। तो उसके साथ यदि आप तैयारी करते हैं और कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के साथ एनसीईआरटी के साथ लेकर चलेंगे तो 6 से 8 घंटे और आप ऐड कर सकते हैं। तो लगभग शुरुआत में 12 घंटे तक का मैं मानता हूँ कि शुरुआती दौर में 12 घंटे तो आपको चाहिए पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे समय बीतता है आपको चीज़ें अच्छी होती जाती है तो उनको रिकॉल करने में समय कम लगता अच्छा, आप अपना बताइए, आप दिन में पढ़ाई करते हैं कि रात में? है। जैसा भी मतलब शेड्यूल आपको अच्छा लगे, जब कंफर्टेबल है तो आप मान सकते हैं कि कुछ लोगों का रात में पढ़ने का शेड्यूल रहता है, किसी का दिन में पढ़ने का शेड्यूल रहता है। तो अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जिसको रात में पढ़ने में अच्छा लगता है। पर जब पेपर का समय है तो आप ट्राई करें कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर तो आपको दिन में ही देना है। तो इस हिसाब से बाकी वेरी करता है कि आपको रात में पढ़ना है दिन में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहिए, यूपीएससी के साथ में या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम के साथ में और भी छोटे एग्ज़ाम देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? डेफिनेटली इसके लिए मैं अपनी राय प्रकट करना चाहता हूँ। ये तो नहीं कह सकता कि मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य के रूप में अनुसरण करने होगा। पर यदि आपकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि आपके घर वाले, आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, यदि वो आर्थिक स्थिति को देखकर भी कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। यदि उतना सही नहीं चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपका दूसरे सब्जेक्ट में कमांड अच्छा है, जो कि पीएसयू वगैरह और जो छोटे एग्ज़ाम्स हैं, वनडे जैसे एग्ज़ाम्स हैं, यदि वो आप दे सकते हैं और उन्हें इजीली क्रैक कर सकते हैं तो आप बैठना चाहिए। एक बार एक संभावनाएं जो हैं उनको साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि और भी एग्ज़ाम ट्राई करने चाहिए, देने चाहिए। हाँ, प्रथमतः आपको जो सिलेबस है पहले तो आपको उसको ही कवर करना चाहिए, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता तो आपकी यूपीएससी ही थी, तभी तो आप इतना समय देकर, बहुमूल्य समय देकर कह रहे अच्छा, थे। आपको क्या कहना चाहिए इसके बारे में कि किसी एस्पिरेंट को कितने साल तक तैयारी प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर कितने समय बाद उनको छोड़ देना चाहिए अपने काम पे और किसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बैकअप प्लान रखना चाहिए? जैसे एक महान दार्शनिक हुए प्राचीन समय में, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो कहा करते थे कि सबसे बड़ा बल हृदय में होता है। तो हृदय जब तक आपका द्रवित है उस चीज़ के लिए कि आप कर सकते हैं, तो आप जब तक कर सकते हैं। बाकी 6 और 7 जो अटेम्प्ट है वो तो आपको देना ही चाहिए। और मैं जैसे कहते हैं कि मन की हार ही हार है और मन की जीत ही जीत। तो जब आप मन से हार जाएं तो आप मान लेना चाहिए कि अब आपको कोई दूसरी जगह सूटेबल होना चाहिए। ये सब छोड़ के मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, क्या जी, आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? यदि देखा जाए तो भूत प्रेत के लिए अथर्ववेद जो है विशेषकर, उसमें बताया गया है कि तंत्र मंत्र के लिए जो बनाए गए थे कुछ मंत्रों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ भी होती हैं। तो यदि कुछ लोगों का मानना है, जैसे तांत्रिक लोग हैं, यदि वो मानते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी सत्ता होगी। पर इसको सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि जैन धर्म में एक सिद्धांत है स्यादवाद का, स्यादास्ति च नास्ति, स्याद नास्ति च अस्ति, ऐसे करके शायद कुछ है कुछ नहीं है, शायद है कहा नहीं जा सकता, इस प्रकार से। तो यदि किसी को इसमें विश्वास है तो हाँ कहा जा सकता है कि वो है, और किसी को नहीं है तो ये भी कहा जा सकता है कि नहीं है। आपसे बात करके अच्छा लगा। आप धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, पूछना चाहूँगा बात, आप पूजा पाठ करते हैं? बिल्कुल, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और ऐसा नहीं कि शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त नहीं करते। तो आस्था और विश्वास के प्रति आपकी पूजा प्रार्थना है, तो मैं क्या है कि महादेव का सेवक हूँ, मतलब भक्त कहना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं पूजा पाठ में ध्यान बिल्कुल मेरा, और मुझे अच्छा अच्छा, लगता आप क्या कहना चाहेंगे, आज के समय में ज़्यादा धार्मिक लोग प्रकट हो रहे हैं, इंटरनेट में शो ऑफ कर रहे हैं, तो उनको अपना धर्म
बाकी सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि अपने में रखना चाहिए? क्योंकि वो तो एक लॉबी रहती है कि जो प्रकट करते हैं और लोग जो उनको देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उनको वो अच्छा लग रहा है और जो प्रकट कर रहे हैं वो उनको अच्छा लगता है। तो इसमें मेरा क्या है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी मनाही नहीं कि आप जिसको जो लगे वो आप कर सकते हैं। कि कहीं आप देखिए ऐसे कंटेंट भी आ रहे हैं जो मतलब आपकी वैचारिकता को अनैतिक अनैतिक तो जो वैचारिक मतभेद की स्थिति भी बनती है कई बार। कुछ ऐसी सामाजिक तरह की वीडियो जो वायरल करते हैं लोग, जो कंटेंट डालते हैं तो लोग उनको भी देखते हैं। तो जो जैसा भी है तो खुला प्लेटफॉर्म है, जिसको जो डालना है, जिसको जो देखना है, इसमें मैं अपने यही कहूँगा कि लिबरल रहना सही रहे मेरे हिसाब से। जिसको मैं ये समझ पा रहा हूँ भैया जी की सोच है, जिसकी जैसी मर्ज़ी उसको करना चाहिए।